टीवी के बारे में। जी टीवी असल में भारत का ही पर्याय है। जी टीवी भारत का भरोसा है और पूरी दुनिया में हर भारतीय का अपना चैनल है। आप में से बहुत सारे लोग, आपके माता पिता और शायद उनके माता पिता भी जी टीवी देखते हुए ही बड़े हुए हैं। जी टीवी ने पिछले 29 वर्षों में हमें हंसाया है, हमें रुलाया है, संस्कार दिए हैं और देश के लोगों को स्वस्थ मनोरंजन दिया है। जी टीवी ने पहली बार भारत के परिवार को एक साथ बैठकर टीवी देखना सिखाया और इस दौरान जी टीवी ने कभी अपने संस्कारों से और अपनी प्रोग्रामिंग से समझौता नहीं किया। हमने अपनी भारतीयता को कभी नहीं छोड़ा। आपको जी टीवी देखते हुए हमेशा यही एहसास हुआ होगा कि आप भारत के एक मिडिल क्लास मध्यम वर्ग को देख रहे हैं, उनकी कहानियों को देख रहे हैं, उनके छोटे बड़े सपनों के साथ अपने सपनों को जी रहे हैं। और यही वजह है कि जी ने भी अपने भारतीय सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं किया। जी टीवी दुनिया के 180 देशों में देखा जाता है और इसके दर्शकों की संख्या कई 100 करोड़ है। जी टीवी भारत के ताज में जड़ा एक ऐसा कोहिनूर हीरा है जिस पर हमेशा से विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियों की नजर रही है। आपको याद होगा, आपने इतिहास पढ़ा होगा, 1000 साल पहले विदेशी आक्रमणकारियों ने, फिर मुगलों ने और फिर अंग्रेजों ने भारत को जमकर लूटा और आज अब ये तमाम मल्टीनेशनल कंपनियां आज की ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुकी हैं और इन सब के निशाने पर है आपका अपना जी टीवी। दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल मीडिया कंपनियों ने भारत के लगभग हर बड़े चैनल को या तो खरीद लिया है या अपनी जेब में डाल लिया है। अब एक ही बड़ा चैनल ऐसा बचा है जो पूरे तरीके से आज भी भारतीय है, जिसे एक भारतीय ने शुरू किया और आज भी उस चैनल को भारत का ही एक परिवार सफलतापूर्वक चला रहा है। और इस चैनल का नाम है जी टीवी, जिसे शेयर बाजार की भाषा में जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड यानी जील कहा जाता है और आप इसे जी टीवी के नाम से जानते हैं। आज से 29 साल पहले 2 अक्टूबर 1992 को सुभाष चंद्रा ने जी टीवी की स्थापना की थी और आज 71 वर्ष की उम्र में सुभाष चंद्रा एक और युद्ध के मैदान में हैं, क्योंकि जी टीवी का एक बड़ा विदेशी निवेशक अब जी टीवी का मैनेजमेंट अपने हाथों में लेना चाहता है। और यह लड़ाई असल में कंपनी के शेयर्स या कंपनी के स्टॉक्स की नहीं है, यह लड़ाई आत्मसम्मान की है और भारत के सबसे बड़े मीडिया ब्रांड को बचाने की है। आज सुभाष चंद्रा खुद हमारे साथ डीएनए के जी न्यूज के स्टूडियो में होंगे, जो आज आपको जी टीवी की इस नई लड़ाई के बारे में बताएंगे। आज हमने एक हैशटैग आपके लिए बनाया है और वो है हैशटैग देश का जी, क्योंकि ये आपका जी है, ये भारत का जी है, ये देश का जी है। और आप भी इस इंटरव्यू के दौरान, इस प्रोग्राम के दौरान इस हैशटैग पर ट्वीट करके इन विदेशी कंपनियों के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकते हैं। इस पूरे मामले पर आपके अपने विचार क्या हैं? अगर आप डॉक्टर सुभाष चंद्रा से कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो भी आप इस हैशटैग के साथ ट्वीट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। इस समय जील कंपनी में सुभाष चंद्रा और उनके परिवार के पास 3.99% की हिस्सेदारी है, जबकि वो इस कंपनी के संस्थापक हैं। उन्होंने ही इसे 1992 में शुरू किया था और 18% की हिस्सेदारी के साथ अमेरिका की एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी इन्वेस्को और OFI ग्लोबल चाइना फंड इस कंपनी में सबसे बड़े निवेशक हैं 18% के साथ, और बाकी छोटे इन्वेस्टर्स हैं जिनकी हिस्सेदारी आप इस पाई चार्ट में देख सकते हैं। तो ये जी टीवी की पूरी हिस्सेदारी इस समय आपके पास है, जिसमें सुभाष चंद्रा और उनके परिवार के पास अब 3.99% हिस्सेदारी बची है। अब सबसे बड़ा निवेशक होने के नाते इन्वेस्को जी टीवी के मौजूदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बदलकर अपने लोग, अपने डायरेक्टर्स लाना चाहता है और पुनीत गोयनका को मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के पद से हटाना चाहता है। और इसके लिए उसने शेयर होल्डर्स की EGM यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाने का नोटिस दिया है और कहा है कि कंपनी में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी होने के नाते ये उसका अधिकार है। इसके लिए वो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल भी अब जा चुका है। उधर जी टीवी का, जील का ये कहना है कि वो इस नोटिस को गैर कानूनी मानता है। अब इसमें दूसरा मुद्दा यह है कि 22 सितंबर को ही जील और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के बीच विलय की घोषणा हुई है, जिसके तहत यह तय हुआ था कि मर्जर के बाद भी पुनीत गोयनका
जील के मैनेजिंग डायरेक्टर यानी नई कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बने रहेंगे। और इस खबर के बाद कंपनी के एक शेयर की कीमत 281 रुपए से उठकर 336 रुपए तक पहुंच गई थी। अब बड़ा सवाल यह है कि जो विदेशी कंपनी पहले जील के प्रदर्शन से बहुत खुश थी, जिसे पुनीत गोयनका के नेतृत्व में पूरा भरोसा था, उसे सारा मुनाफा अच्छा लग रहा था, प्रदर्शन अच्छा लग रहा था, वो अचानक से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ को बदलने की मांग क्यों करने लगा? शेयर बाजार में शानदार प्रदर्शन करने के साथ जील अपने निवेशकों को हर साल काफी प्रॉफिट दे रहा है। वित्त वर्ष 2020 और 21 में इस कंपनी का सालाना मुनाफा लगभग 800 करोड़ रुपए था, जबकि कंपनी का कुल रेवेन्यू 7,840 करोड़ रुपए था, जिसे आप शानदार प्रदर्शन कह सकते हैं। इस वर्ष के पहले 3 महीनों में भी जील को 208 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो चुका है। इसलिए विदेशी कंपनी इन्वेस्टरों पर अब यह सवाल उठ रहे हैं कि वो किस खास मकसद से और किसके कहने पर बाकी निवेशकों के हितों के खिलाफ जाना चाहता है, ये सब किस मंशा से हो रहा है और इसके पीछे कौन है। आज जी टीवी के संस्थापक सुभाष चंद्रा हमारे साथ होंगे और उनसे हम बातचीत शुरू कर रहे हैं। उससे पहले पिछले 29 वर्षों में जी टीवी ने न सिर्फ देश की सोच को बदला, बल्कि इस दौरान जी टीवी अपना रंग और रूप भी आपके साथ साथ बदलता रहा। इसलिए आगे बढ़ने से पहले इस बदलाव की यात्रा का एक छोटा सा ट्रेलर, एक छोटी सी झलक हम आपको दिखाना चाहते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि जब आप इस बदलाव की यात्रा को देखेंगे तो इसके साथ साथ आपको अपने जीवन की यात्रा भी याद आएगी, अपना बचपन याद आएगा, अपनी जवानी याद आएगी, कैसे जी टीवी के साथ साथ आपके जीवन की यात्रा भी आगे बढ़ती चली गई। अब आप देखिए। है ना आपको अपने आप पर, अपनी कुर्सी पर? क्या समझती हैं आप कि अपने पैसों से किसी को भी अपना गुलाम बना सकती है? हेलो, कोई प्रॉब्लम? मुझे खुशी है कि तुम मेरे दोस्त हो, और सबसे अलग दोस्त। मैं कोई अलग वलग नहीं हूँ। वैसे असल में बात यह है कि तुमने सिर्फ राहुल की दुनिया देखी है, जो एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड तक ही लिमिटेड है। आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है। वो क्या है कि मैं और अलक मैडम हम लोग शादी कर रहे हैं। ये सवाल सतीश ने पूछा इसलिए कह रहे हो। अगर योगेश ने बेतु की बातें मत करो सावी। सतीश मेरा उतना ही बेटा है जितना कि योगेश है। स्वीटी, एक बात बता, मम्मी पापा कहाँ गए हैं? लड़का ढूंढने। क्या? श्रीलंका घूमने? स्वीटी, मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, बानी, मैं जानता हूँ कि आप कुछ नहीं जानते मिस्टर वालिया। यही तो एक चीज है जो इतने साल आपका साथ देगी, और बाद में भी। सावन की घटा छाई, हम तुम सनम सातों जन्म मिलते रहे हो जैसे। हाय हाय मलमल का कुर्ता, मलमल के कुर्ते पे शीश लाल लाल।
असल में तारीफ का सारा क्रेडिट इस प्रोग्राम को, इस प्रोग्राम के बनाने वालों को, इस प्रोग्राम के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और जितने भी पूरे यूनिट के लोग इन्वॉल्व हैं, असल में क्रेडिट उनको जाता है जिन्होंने एक अंताक्षरी जैसी मामूली सी घर की चीज को इतने बड़े पैमाने के ऊपर बना दिया। तो क्रेडिट, थैंक यू वेरी मच। तो आपने देखा कि पिछले लगभग 30 वर्षों में जी टीवी ने कैसे आपके जीवन में इतने सारे रंग भरे हैं, और मुझे यकीन है कि ये सारी वीडियोस देखकर, ये क्लिप्स देखकर आप भी आज बहुत भावुक हो गए होंगे। इस समय जी टीवी के संस्थापक सुभाष चंद्रा खुद हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं, जो आज आपको जी टीवी की इस नई जंग, इस नई लड़ाई, इस नए युद्ध के बारे में आपको बताएंगे। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत नमस्कार। 1992 में आपने इस चैनल को लॉन्च किया था, और उसके बाद भारत की कई पीढ़ियां इसे देखते देखते बड़ी हुई। आज उसी जी टीवी पर एक विदेशी कंपनी का खतरा मंडरा रहा है। आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? सुधीर जी, ये खतरा तो पहले भी मंडराया था। क्या है कि जी टीवी एक ऐसे समय में लॉन्च हुआ, शुरू हुआ 1992 में, जब हमारे देश में दूरदर्शन केवल एकमात्र चैनल था, और दूरदर्शन की अपनी एक बाधाएं, उनकी अपनी एक मर्यादा होती है। उनको पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर का काम करना पड़ता है, इसलिए वो एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में बहुत कम प्रोग्राम दिखाते थे, तो जगह खाली थी। इसलिए जी टीवी 1992 में आया, उसने उस जगह को भर दिया, और ये एक ऐसी चीज़ बन गई, मैं कहता हूँ, जो कि आज अगर 10 लाख करोड़ रुपया भी कोई खर्च करे, और मैं बड़ी जवाबदारी से ये बात कह रहा हूँ, 10 लाख करोड़ रुपया भी कोई खर्च करे तो ये वापस रिक्रिएट नहीं हो सकता। इसके ऊपर जो हमले की बात है, मैं 1 मिनट में कहता हूँ आपको, क्योंकि इस नेटवर्क को देख के अपने देश की 3-4 जनरेशन बड़ी हुई है पिछले 30 साल में। सबने इसको प्यार दिया है। आज भी हमारे यहाँ बम्बई में एक गोडाउन है जहाँ वो पेपर फैक्ट्री थी, वहाँ पे आज भी 10 करोड़ चिट्ठियाँ 1992 से लेकर 1995-96 तक की पोस्ट कार्ड पड़े हुए हैं। तो ये चैनल मेरा चैनल नहीं है, ये चैनल इन्वेस्को का नहीं है, ये चैनल देश के, भारत के 2.5 लाख शेयर होल्डर्स का चैनल है। इसके ऊपर विदेशियों का अटैक 1994 में भी हुआ। 1994 यानी 2 साल केवल हुए थे। उस समय मुझे $500 मिलियन ऑफर किए गए एक विदेश के मीडिया बैरन के माध्यम से। मैंने उस समय भी उसको कहा था कि इंडिया इज नॉट फॉर सेल। तो आज भी ऐसी कुछ स्थिति बनती दिख रही है। तो मैं ये कहता हूं कि आज इन्वेस्को एक शेयर होल्डर है, मालिक नहीं है। और आई एम श्योर आज आपके इस कार्यक्रम को वो देख रहे होंगे, तो उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि वो शेयर होल्डर की तरह से व्यवहार करें, ना कि एक मालिक की तरह से व्यवहार करें। और यदि और जो शेयर होल्डर हैं, जो रियल मालिक हैं 2.5 लाख लोग, उनको निर्णय करने दें। तो आपके हिसाब से आज जी टीवी का मालिक कौन है? 2.5 लाख शेयर होल्डर, पब्लिक। इस जी एंटरटेनमेंट नेटवर्क के मालिक आज कोई अकेला व्यक्ति नहीं है। 2.5 लाख शेयर होल्डर हैं। इस देश के 90 करोड़ व्यूअर जो रोज जी टीवी को देखते हैं, जी नेटवर्क के किसी न किसी एंटरटेनमेंट चैनल को देखते हैं, वो मालिक हैं। इसके 90 करोड़ भारत में और 60 करोड़ विदेशों में लोग रोज इसको देखते हैं। वो 150 करोड़ लोग मालिक हैं इसके। तो इसलिए इसका कोई मालिक नहीं है। मैं भी मालिक नहीं हूं, पुनीत गोयन का भी मालिक नहीं है। जी, आप लगातार ये बात कह रहे हैं कि इन्वेस्को को अपनी मंशा पहले साफ करनी चाहिए। इससे आपका क्या मतलब है? मेरा ये कहना है कि इन्वेस्को एक, मुझे पहले तो उनका पता नहीं है स्ट्रक्चर क्या है। ओपनहाइमर जो शुरू में जिसके लोगों ने बात की थी, वो तो हमें समझ में आता था ये अमेरिकन फंड है। ये जो फंड है जिसने
OFC चाइना फंड LLC कुछ ऐसा नाम है। हमें इसका पहले तो समझ में नहीं आ रही कि ये चाइना का फंड है कि कहाँ का फंड है। दूसरा, वो तो चलाने वाले नहीं हैं। इतने बड़े मैमथ नेटवर्क को एक प्राइवेट इक्विटी का व्यक्ति चला नहीं सकता। तो ज़रूर कोई ना कोई उनके पीछे है, जिस कारण से, जो आपने पहले, मैं आपके कार्यक्रम में सुन रहा था, आपने कहा कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बदलना चाहते हैं, पुनीत गोयनका को बदलना चाहते हैं। वो नहीं है, वो इस कंपनी को टेक ओवर करना चाहते हैं। वो टेक ओवर करना चाहते हैं, देश के, भारत के कानून के विरोध में उसको टेक ओवर करना चाह रहे हैं। वो सीधे रास्ते से नहीं आ करके एक गुप्त रूप से, इलीगल तरीके से टेक ओवर कोड को हटाते हुए, बचाते हुए, I&B मिनिस्ट्री की जो सिक्योरिटी क्लियरेंसेस डायरेक्टर्स को लेनी चाहिए उसको भी बचाते हुए, केवल वो एक कंपनी लॉ का एक प्रावधान है, उसके पीछे छुपकर इस कंपनी को हथियाना चाहते हैं, हड़पना चाहते हैं। जी, तो जो ज़ील यानी जो जी टीवी है, ज़ील का जो बोर्ड है, उस पर आज किसका कंट्रोल है? उस बोर्ड पर किसी का कंट्रोल नहीं है। आज 6 बोर्ड मेंबर हैं, 7वां पुनीत गोयनका है। वो इस विषय में वो पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकता। 6 के 6 बड़े इज्जतदार डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट निर्णय वो लेते हैं। आज एक प्रश्न उठ रहा है कि आप EGM बोर्ड क्यों नहीं होने देता? ये भाई उन बोर्ड से पूछो। बोर्ड इंडिपेंडेंट है, उन्होंने अपने लीगल एडवाइजर अपॉइंट कर रखे हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों से राय ली है। उनको ये बताया गया है, जो मुझे पता लगा है, कि ये जो रिक्विजिशन इन्वेस्को की तरफ से आई है वो इल्लीगल है। इल्लीगल रिक्विजिशन के ऊपर बोर्ड का एक ड्यूटी बन जाती है, ड्यूटी बाउंड है बोर्ड। अगर वो गलत है तो वो शेयर होल्डर के सामने वो चीज़ को प्रस्तुत ना करें, बल्कि उसको एक्सपोज करें। ये उनकी ड्यूटी है, ये कानूनन बात है। कानून में लिखा हुआ है कि अगर एक्विजिशन ऐसा कोई अगर इल्लीगल है, उसमें कमियां हैं, अगर वो कानून के विरोध में है, तो उसको वो नकारें। बोर्ड का इंडिपेंडेंट निर्णय है। पुनीत गोयनका का, मेरा, किसी का भी उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं। जी, आज जब हम रिसर्च कर रहे थे दिन में इन्वेस्को के बारे में, तो हमने देखा कि इन्वेस्को कोई आज का इन्वेस्टर नहीं है, काफ़ी पुराना इन्वेस्टर है। इससे पहले पुनीत गोयनका की जो नेतृत्व करने की क्षमता थी, उस पर उन्हें पूरा विश्वास था, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर अचानक से उन्होंने ये अपनी पलटी मारी और अचानक से उनकी जो राय है ये अचानक बदल गई। देखिए, ये मेरे निजी राय है, मैं ये ना कंपनी की राय कहता हूँ, ना पुनीत गोयनका की राय कहता हूँ। मैं एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति के रूप में, जो कि आज ज़ील का कोई पदाधिकारी नहीं है, ना मैं डायरेक्टर हूँ, उस रूप से कहता हूँ कि कोई ना कोई व्यक्ति इन्वेस्को में बेईमानी कर रहा है। अपने, शायद अपने बड़े अधिकारियों को भी शायद वो ठीक से बात नहीं बता रहा है, या बता रहा है तो इस रूप से बता रहा है कि जिसमें वो भी उसका साथ दे। तो ये कुछ बदल गया है इन्वेस्को में। वो इन्वेस्को नहीं है, ये इलीगल काम करने वाली इन्वेस्को या तो चाइना की कंपनी है जिसको कोई डर नहीं है किसी से, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन ये बिल्कुल सही है। मैंने भी लोगों से पूछा है, कानून के जानकारों से पूछा है कि ये इलीगल काम कर रहे हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पहले से कोई डील करके रखा है, ज़बानी हो या लिखित में हो, तो भी ये इनसाइडर ट्रेडिंग है, टेक ओवर है। सेबी को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर को इसका संज्ञान लेना चाहिए, उसके ऊपर एक्शन करना चाहिए, कानून के मुताबिक उसको संज्ञान को लेके उसका सामने लाए। और मैं ये कहता हूं कि मैं तो ज़ील के बोर्ड से भी कहूंगा कि आप इन्वेस्को से बात करें, उनको कहें हम EGM करने को तैयार हैं, लेकिन आपकी डील सामने लाओ, हमें बता दो, हम शेयर होल्डर के सामने रखेंगे, भाई ये इन्वेस्को की डील है, ये सोनी की डील है, आप निर्णय करें, तय करें किसको करना है, किसको नहीं करना। शेयर होल्डर चाहते हैं पुनीत गोयनका हट जाए, हट जाएगा, हटेगा ही, हटना ही पड़ेगा, उसका कोई वो नहीं, क्योंकि उसको पिछले वर्ष शेयर होल्डर की मीटिंग ने ही 5 साल के लिए MD अपॉइंट किया।
जी, इन्वेस्को ये कहता है कि मैं 18% का शेयर होल्डर हूँ, लार्जेस्ट शेयर होल्डर हूँ मैं, और मुझे ये पूरा अधिकार है कि मैं ईजीएम बुलाऊं, और जील का जो बोर्ड है वो बीच में आ रहा है, वो ईजीएम नहीं बुलाने दे रहा है। ये एक इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। ये गलत इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, और शायद हो सकता है इसी कारण से मुझे आज मीडिया के सामने आना पड़ा, क्योंकि इंप्रेशन तो क्रिएट किए जा सकते हैं, क्योंकि वो इन्वेस्को जो है वो डॉलर में डील करता है, हम रुपए में डील करते हैं। वो $1 74 रुपये का है, हम रुपए में है, तो हमारे से 74 गुना तो बड़े वैसे ही हो गए। उनके पास पावर है, उसके पास ताकत है, पैसे के बल पर कुछ भी इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। एक सच्चाई ये है कि दिस इज ए क्लियर कट केस ऑफ अ टेक ओवर ऑफ ए कंपनी इन ए क्लैंडस्टाइन मैनर। गलत तरीके से, इलीगल तरीके से वो टेक ओवर करना चाहते हैं, जिसको ये देश का कानून अलाउ नहीं करता। लेकिन वो छुपे हुए हैं इन्वेस्को के, एक जो आपने कहा कि 18% शेयर होल्डर है। 18% शेयर होल्डर हैं आप, पर मालिक नहीं है। ये आपको जानना पड़ेगा, ये आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा। इस देश में कानून है, उस कानून को पालन करिए, उसके मुताबिक लीजिए। मैं कहता हूं आप ऑफर करिए, 75% शेयर होल्डर को ओपन ऑफर करिए, ले लीजिए कंपनी। कौन रोक सकता? कोई नहीं रोक सकता। आप कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी है। अब हमारे देश में आप देखिए, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री है, हमारे देश में सेबी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, एनसीएलटी भी है। तो आप क्या चाहेंगे कि ये जितनी जो संस्थाएं हैं ये इसमें हस्तक्षेप कैसे करें और क्यों नहीं कर रही हैं? मैं ये कहता हूं, देखिए, अगर वो अपना काम ईमानदारी से करेंगे तो उनको जो कागज पे सामने दिखाई दे रहा है उसके पीछे जाना पड़ेगा, उसको ट्रांसपेरेंटली देखना पड़ेगा, उसके लिए 10 प्रश्न पूछने पड़ेंगे। वो नहीं पूछना चाह रहे हैं, क्यों नहीं पूछना चाह रहे हैं, ये तो सरकार का काम है। सरकार उनसे पूछे, क्यों नहीं पूछ रहे हो भाई? जी को एक बिजनेस नहीं है, इस देश के 90 करोड़ लोगों की मिल्कियत है। जो लोग रोज इसको देखते हैं, जो अपने घर में जी को आने देते हैं 2.5 घंटे के लिए, उसके साथ बैठते हैं, उसके साथ हंसते हैं, उसके साथ रोते हैं, उसके साथ बड़े होते हैं, तो क्या वो एक विदेश के जो आज OTT पर प्रोग्राम आते हैं वो देखेंगे? वो देख नहीं सकते। माँ बेटे के साथ बैठ के नहीं देख सकती, बाप बेटी के साथ बैठ के नहीं देख सकता। इस प्रकार का कंटेंट आता है। आज इस देश में अगर एंटरटेनमेंट के हिंदी भाषा में या किसी भारतीय भाषा में अगर कोई चैनल है जिसको परिवार एक साथ बैठ के देख सकता है, वो जी नेटवर्क है, और कोई नहीं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। इस समय सुभाष जी, आपको लगभग 180 देशों में लोग देख रहे हैं और उनकी संख्या सैकड़ों करोड़ में होगी, और आपको भारत का मीडिया मुगल कहा जाता है, आपको फादर ऑफ इंडियन टेलीविजन कहा जाता है, और आपने सिर्फ जी टीवी नहीं, भारत में मीडिया उद्योग जो है, टीवी का जो इंडस्ट्री है, इसको भी आपने शुरुआत की। एक ज़माने में जब आप अपने पीक पर थे, आप पावर लिस्ट में सबसे ऊपर होते थे इस देश की, और आज ये जो समय है, किस तरीके से आप देखते हैं आज? मैं तो अपने आप को आज भी पीक पे मानता हूं। समय देखिए कभी भी परमानेंट नहीं होता, ऊंच नीच चलती रहती है। कोई भी समय अच्छा हो या बुरा हो, एक नहीं रहता। लेकिन व्यक्ति को अपना जो सोच है, अपनी विचारधारा है, उस पर टिके रहना चाहिए। मैं पीक पे था, आज भी मैं मानता हूं। अगर आप नहीं मानते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको ये कहता हूं कि मेरे अंदर जो भारतीयता, भारत के बारे में सोच, भारत के लोगों के प्रति प्यार, लोगों का मेरे प्रति प्यार जो है, उसलिए मैं बदल नहीं सकता। मैं पीक पे ही रहूं और पीक पे रहूंगा। अगर ये टेक ओवर हो जाता है, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं इसको रोकने की, और मुझे यकीन है कि हमारे जो देश के लोग हैं इस समय जो आपको सुन रहे हैं, आप भी, हमने आपके लिए एक हैशटैग आज क्रिएट किया है, देश का जी, क्योंकि ये देश का जी है, भारत का जी है, ये आपका जी है। और अगर ये टेक ओवर हुआ तो आपके घर में, आपके परिवार में, आप जो देखते हैं, कंटेंट कंज्यूम करते हैं, उसमें भी बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इसलिए आप
ट्वीट कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, और अगर आप सुभाष जी से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं वो भी आप ट्वीट करके इस समय, क्योंकि हम लाइव हैं, आप पूछ सकते हैं। लेकिन सर, अगर ये टेक ओवर हो गया तो अब इसके बाद आप कैसी तस्वीर देखते हैं? मैं नहीं मानता कि ये टेक ओवर होगा, और जो टेक ओवर करना चाहते हैं वो भी देख रहे होंगे इस कार्यक्रम को। उनसे भी मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि भाई लड़ाई झगड़ा छोड़िए, लड़ाई करेंगे तो मैं भी लड़ाई करूंगा। मैं इसलिए करूंगा कि मेरे को उसमें कोई आर्थिक लाभ नहीं होगा, मुझे को उसमें पैसा नहीं मिल जाएगा अगर आप टेक ओवर नहीं कर सके तो। हाँ, लेकिन मुझे ये सेटिस्फैक्शन रहेगी कि मैं अपने आप से ईमानदार रहा, मेरे को और जी को जो बनाने वाले जो 90 करोड़ लोग भारत में देख रहे हैं उनके साथ ईमानदार रहा। मैंने उनके साथ धोखा नहीं किया, मैंने उनके बात को रखा, और इसको सोचते हुए उनसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप टेक ओवर करना चाहते हैं तो आइए, खुशी से टेक ओवर करिए, ओपन ऑफर करिए, 75% शेयर होल्डर को दीजिए, वो आपको देना चाहते दें, आप उनको पैसा दे रहे हैं, वो ले रहे हैं, खुशी की बात है, मुझे भी खुशी होगी, मैं भी ताली बजाऊंगा, मैं भी शायद 2-4% शेयर जो हमारे परिवार के पास है वो भी मैं आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये गैर कानूनी तरीके से हथियाने की आप सोच रहे हैं, ना तो ये होगा ना होने देंगे, ये देश नहीं होने देगा जी, इस देश की सरकार नहीं होने देगी। आप तो इस चैनल के संस्थापक हैं और आपने खून और पसीने से और पैशन से इस कंपनी की स्थापना की, और आज के जो निवेशक हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हर चीज को डॉलर में तोलते हैं। तो इसको आप एक बिजनेस डील की तरह मानते हैं, या ये इट मेक्स यू वेरी सैड ऑल्सो? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता, ना मुझे सैड करता है ये चीज़, ना कोई चीज़ बड़ी खुश करती है। मैं ये मानता हूँ कि इस देश से ईस्ट इंडिया कंपनी भी गई, हटी। आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं आज एक बता दूं कि हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को मैंने खरीदा आज से 25 साल पहले। आज यूके की जो कंपनी थी, ये फर्स्ट कॉरपोरेट था, उनके टेक ओवर पैनल ने मुझे नहीं खरीदने दिया। वो चीज़ अभी भी खत्ती में पड़ी है। आज भी मेरे 2.5 लाख पाउंड ऐसे कैसे पड़े हुए हैं। तो 1995 में मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी की वही चॉप से मैंने वो कंपनी खरीदी, रिकॉर्ड पे है, लेकिन वहां के टेक ओवर पैनल ने मुझे लेने नहीं दिया। वहां के उस समय के प्रधानमंत्री ने पूछा आप क्यों चाहते हैं लेना। मन में तो था मेरे कि भाई मैं तो उस चॉप पर कंट्रोल करना चाहता हूं जिससे आपने राज किया, लेकिन मैंने उनसे ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा नहीं, देखिए ये शर्ट जो है अगर उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का लगा होगा, वो $5 की शर्ट $15 में बिकेगी, इसलिए ले रहा हूं। तो वो नहीं माने, नहीं लेने दिया, और मैं भी उसको चुपचाप नतमस्तक हो गई, बैठ गया। वहां का टेक ओवर कोड है, पैनल है, वो नहीं अलाउ कर रहा, नहीं कर रहा। आपको ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ भी, क्योंकि अब ज़्यादातर हर चैनल विदेशी कंपनियों की या तो जेब में जाकर बैठ चुका है या उसे खरीदा जा चुका है, एक जी अकेला एक ऐसा भारतीय चैनल है जो अभी भी बचा हुआ है, और किस तरह की कोशिश होनी चाहिए? हमारे दर्शक इसमें क्या कर सकते हैं? आपका साथ कैसे दे सकते हैं? दर्शक तो अभी मैंने सुना आपको कहते हुए कि देश का जी उस हैशटैग पे वो लोग लिखें जी, ट्वीट करें, सरकार को लिखें, खड़े हों और इसको रोकें ये होने से, क्योंकि ये बिजनेस नहीं है, ये सिंपल चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसका ओनर हम हैं, उनकी ओनरशिप है। वो अगर अपनी चीज़ को जाने देना चाहते हैं तो मैं क्या करूँगा, कोई क्या करेगा। लेकिन मुझे विश्वास है दर्शकों पर भी और इस देश पर भी, इस देश के सिस्टम पर भी, कि वो ये लोग नहीं होने देंगे। जील के बोर्ड ने एक ये अप्रूवल दिया है सैद्धांतिक रूप से कि सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के साथ मर्ज हो जाए जील, लेकिन सोनी भी तो एक विदेशी कंपनी है। फिर आपके ऊपर दोबारा से लोग ये सवाल पूछेंगे कि एक और विदेशी कंपनी के साथ हमने विलय कर लिया। नहीं, सोनी का जो टर्म उन्होंने दी है उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली ये एक प्री कंडीशन डाली है कि पुनीत गोयनका कम से कम 5 वर्ष के लिए इस कंपनी को चलाएगा। तो जो सोनी ग्रुप है, जापान के लोग हैं, वो लोग एज ए टीम प्लेयर प्ले करना चाहते हैं। वो जी नेटवर्क को भारत के मैनेजमेंट में ही रखना चाहते हैं,
वो लोग अपना मैनेजमेंट नहीं डालना चाहते, जबकि इन्वेस्को के पीछे कौन है, कौन से विदेशी ताकत है, कौन मीडिया कंपनी है, कौन लोग हैं, ये मुझे नहीं पता। उनकी क्या मंशा है मुझे नहीं पता, पर लेकिन जो दिख रहा है उससे उन्होंने पहले कंडीशन डाली, पहले पुनीत गोयनका हटेगा। अरे भाई हटेगा, चलो हटा दो, लेकिन कंपनी लॉ में ये है कि कंपनी कोई भी बिना एक फुल टाइम डायरेक्टर के 1 मिनट नहीं रह सकती। तो क्या आप एक चलते हुए समुद्र में चलती हुई कश्ती को बिना पतवार चलाने वाले के छोड़ देंगे और उसमें सवार लोग हैं वो डूब जाएं, नाव भी डूब जाए? तो वो मंशा ठीक नहीं नजर आती, इसलिए जो बात कर रहे हैं यही इसीलिए कर रहे हैं। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि हमने जो हैशटैग दिया था आज, देश का जी, हमें भी नहीं पता था कि लोग कैसा किस तरीके से रिएक्शन देंगे, और आप सबका बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस समय ये जो हैशटैग है ये पूरे भारत में नंबर 2 पर ट्रेंड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि लाखों लोग अभी तक इसके बारे में लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं, एंड पीपल आर रियली रियली वेरी इमोशनल अबाउट दिस होल अफेयर। तो मुझे लगता है कि जो आप कह रहे हैं वो लोगों को बात समझ में आ रही है, एंड पीपल विल स्टैंड अप। पक्का है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश के लोग इस जी को कहीं जाने नहीं देंगे, इसको बिगड़ने नहीं देंगे। आप जब ये अपनी पूरी बात उठाना चाहते थे, हमने ये भी देखा, आपको लगता है कि देश का मीडिया भी 2 हिस्सों में बंट चुका है। कुछ लोग आपकी बात को समझ रहे हैं, कुछ लोग आपकी बात को नहीं समझ रहे हैं या मैं कहूंगा समझना नहीं चाह रहे हैं, या समझना नहीं चाहते। हाँ, तो ऐसा होता है, हर जगह होता है। आज अगर इस देश में जयचंद नहीं होते तो ये देश गुलाम ही नहीं होता। तो देश को गुलाम करने में देश के लोगों का भाग रहा, तो कुछ लोग होते हैं, पर हम लड़ेंगे उनसे, कोई बात नहीं। जी, फिर से मैं आपसे वो सवाल पूछता हूँ। थोड़ी देर पहले हमने एक क्लिप चलाई और दर्शक तो ज़रूर इमोशनल हुए होंगे, मैं खुद बहुत इमोशनल हो गया, क्योंकि हम बचपन से उन चीज़ों को देखते हुए हैं, और इस देश को आपने इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स दिए हैं, इतने बड़े बड़े गायक दिए हैं, और जो पूरा उद्योग हमने खड़ा किया है। इसलिए आपसे दोबारा से मैं पूछ रहा हूँ कि 1992 में जो सफ़र आपने शुरू किया, इतना शानदार सफ़र था, और आज की जो स्थिति है उसे आप, और एक ही जीवन चक्र में आपने सब देख लिया। आज आप 71 वर्ष के हो चुके हैं और एक और युद्ध की तैयारी में हैं। सुधीर, इस बात को हम ज़्यादा ना करें तो ठीक है, ये भावुकता का विषय है, पर मैं भावुक ना होते हुए मैं आपको ये कहूँगा कि एक चीज़ क्रिएट हो गई। एक समय था, दस्तूर था, वैकेंसी थी, बन गया। आज मैं भी चाहूँ तो ये क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि आज जो मैंने आपको बताया कि इतने करोड़ों पोस्ट कार्ड जी को लिखे जाते थे, जी का नाम का मतलब क्या है, ZEE का, ये लोगों ने दिया है। लोगों ने अपने खून से चिट्ठियां लिखी हैं जी को, जब अप्रिशिएट भी किया है। जब हमने कुछ गलती की, उस दौरान में हमसे गलतियां हुई, गलत प्रोग्राम दिए गए, उस वक्त लोगों ने जूतों के हार मेरे लिए भेजे हैं, मैंने उनको हृदय से स्वीकार किया है। मैं कई जगह जाता था देश में, तो वहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर लोग आते थे और लोगों ने मेरे को ब्लैक बैजेस दिखाए हैं, इसलिए कि मैं हिंदी भाषा को पूरा शुद्ध रूप से नहीं बोल रहा हूँ जी टीवी के कार्यक्रमों में। उसमें अंग्रेजी का मिश्रण भी है, उर्दू का मिश्रण भी है। कहा है, लोगों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, मैंने उनको नमन होकर स्वीकारा है। लेकिन ये बात फिर कभी सही। जी सर, लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जी टीवी को लोग बहुत प्यार करते हैं, और हमें पूरा यकीन है कि ये देश आपका साथ देने के लिए, जी टीवी का साथ देने के लिए एकदम एक साथ एकजुट खड़ा हो जाएगा। और ये जो समय है ये सही गलत की बात तो बताता ही है, सच्चे दोस्त की भी परिभाषा आपको सिखाता है। आपको भी ऐसा लगा ऐसे समय में जब आपने लोगों से मदद मांगी होगी, पुराने दोस्तों के साथ, नए दोस्तों के साथ आपने फ़ोन किया होगा, कहा होगा, और इस समय आपको लोग बदले बदले
नजर आए होंगे? अभी तक तो नहीं सुधीर जी, अभी तक तो नहीं। मैं तो आज पहली बार ही इस विषय में सामने आया हूं, क्योंकि जी का बोर्ड सक्षम है, इंडिपेंडेंट है। इसके अलावा पुनीत गोयनका उसका एमडी है, वो लोग संभाल रहे थे। मैं तो आज पहली बार आया हूं सामने। अब मैं बोलूँगा, मैं लोगों से भी बोलूँगा, आपके माध्यम से और दूसरे भी चैनल के माध्यम से। मैंने कहा है कि सरकार को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए, रेगुलेटर्स को भी संज्ञान लेना चाहिए। जो सही है वो करिए। केवल एक बात को मत पकड़िए कि एक शेयर होल्डर का अधिकार है, वो ईजीएम बुला सकता है, लेकिन क्या वो टेक ओवर कर सकता है बिना टेक ओवर कोड के शर्तों को पूरा किए? टीवी चैनल बैंक या दूसरी ऐसी संस्था चलाने से कम नहीं है, क्योंकि ये लोगों के दिमाग में असर करता है, लोगों के ओपिनियन बदलता है, चाहे एंटरटेनमेंट हो उसके माध्यम, केवल न्यूज़ के माध्यम से नहीं। इसलिए सरकार ने कानून बनाया हुआ है कि कोई डायरेक्टर भी आप बदलते हैं तो आपको आई&बी मिनिस्ट्री से क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, प्रायर क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। और आई&बी मिनिस्ट्री खुद नहीं देती है, वो होम मिनिस्ट्री को भेजती है, उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है, आती है, तो वो इजाज़त देते हैं। ये तो कहते हैं आप कुछ मत करिए, हमको अपॉइंट करिए। तो ये डायरेक्टर अपॉइंटमेंट का किस्सा नहीं है जिसको इन्होंने ऐसा बनाने की प्रयास किया जा रहा है। ये एक कंपनी को टेक ओवर करने का किस्सा है, एक बिजनेस को टेक ओवर करने का किस्सा है, बिना टेक ओवर कोड की कंडीशनों को, कानून को पूरा किए बिना। मैं बार बार रिपीट करता हूं। आपको ऐसा लगता है कि इन्वेस्को का कोई यहाँ इंडियन पार्टनर भी है जो ऐसा चाहता है? जरूर इंडिया में कोई ना कोई तो है जो उनको सपोर्ट कर रहा है। वो कौन है मैं उसको गैस नहीं करना चाहूंगा। जी, आखिर में सुभाष जी, हम इस समय करोड़ों दर्शक आपको सुन रहे हैं। हम आपके और दर्शकों के बीच में नहीं आना चाहते। आपने दर्शकों का इतने 30 साल तक मनोरंजन किया है। आज मैं ये फोरम आपके लिए छोड़ता हूं। अगर आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहते हैं, पूरी दुनिया में 190 देशों में लगभग हम इस समय देखे जा रहे हैं और वो सब आपको सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? भाइयों प्रणाम, भाइयों बहनों प्रणाम। मैं आपको एक ही कहना चाहूँगा कि सुभाष चंद्रा के पीछे आपकी ताकत है, इसलिए मैं बिल्कुल कमज़ोर नहीं हूँगा। बीच में 1 मिनट के लिए भावुक हो गया था। आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि आप नहीं चाहते तो ये विदेशियों के हाथ में, इन्वेस्को के जो पब्लिक शेयर होल्डर के कंपनी के को टेक ओवर नहीं करने देंगे। बात ये है, सबको समझना पड़ेगा, रेगुलेटर्स को, सरकार को भी। ये कंपनी किसी की बपोती नहीं है, ये पब्लिक इन्वेस्टर्स, पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं इसके। तो इसलिए आप निश्चिंत रहें और आपका सपोर्ट ज़रूर दीजिए, अपने जिस भी माध्यम से देना चाहते हैं। आप अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करिए, क्योंकि जब आपने देखा है मुझे, मैं डीएससी शो के नाम से एक कार्यक्रम करता था, उस पे भी मेरे पास कम से कम 2 करोड़ लोग उस कार्यक्रम को देखते थे रोज़ाना। मुझे इतनी चिट्ठियां, मेल उसकी आती थी, आती हैं। आज भी कहते हैं कि दोबारा शुरू करिए, वो भी दोबारा शुरू करूंगा। मैं आपके साथ हूं, आप मेरे साथ हैं। ये हमारा विश्वास एक दूसरे का बना रहे, इतना ही मेरी भगवान से प्रार्थना है। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और जैसा हम आपको बता रहे थे कि देश का जी जो है इस समय ट्रेंड कर रहा है, लोग आपका साथ दे रहे हैं और इस समय जब आप जा रहे हैं तो ये पूरे देश में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है हमारा जो हैशटैग है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। तो जी टीवी और इन्वेस्को का जो विवाद चल रहा है, उसमें अभी आपने जी टीवी के संस्थापक सुभाष चंद्रा का पक्ष सुना और उनकी बातें सुनकर आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे एक विदेशी कंपनी जी टीवी नाम के इस कोहिनूर हीरे को भारत से छीनना चाहती है। और उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस मामले में इन्वेस्को की नहीं बल्कि उन 2.5 लाख शेयर होल्डर्स की सुनी जाएगी जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं और जिनको इस कंपनी पर, इस कंपनी के बोर्ड पर, मैनेजमेंट पर पूरा भरोसा है। हमारे हैशटैग देश का जी, इस पर लगातार आप सबकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और लोग जी टीवी को अपना समर्थन दे रहे हैं। लेकिन इस बीच बहुत सारे लोगों ने हमें यह भी लिखा है कि हम आपको जी टीवी के उन पुराने कार्यक्रमों की एक झलक एक बार फिर से दिखाएं
जिन्हें देखते हुए भारत की न जाने कितनी पीढ़ियां बड़ी हुई हैं। तो इसलिए वो झलक आप फिर से देखिए। है ना आपको अपने आप पर, अपनी कुर्सी पर। क्या समझती हैं आप कि अपने पैसों से किसी को भी अपना गुलाम बना सकती है? हेलो, कोई प्रॉब्लम? मुझे खुशी है कि तुम मेरे दोस्त हो, और सबसे अलग दोस्त। मैं कोई अलग वलग नहीं हूँ। वैसे असल में बात यह है कि तुमने सिर्फ राहुल की दुनिया देखी है, जो एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड तक ही लिमिटेड है। आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है। वो क्या है कि मैं और अलग मैडम हम लोग शादी कर रहे हैं। ये सवाल सतीश ने पूछा इसलिए कह रहे हो। अगर योगेश ने ये बेतु की बातें मत करो सावी। सतीश मेरा उतना ही बेटा है जितना कि योगेश। स्वीटी, एक बात बता, मम्मी पापा कहाँ गए हैं? लड़का ढूंढने। क्या? श्रीलंका घूमने? स्वीटी, मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, बानी, मैं जानता हूँ कि आप कुछ नहीं जानते मिस्टर वालिया। यही तो एक चीज है जो इतने साल आपका साथ देगी, और बाद में भी। आहा आहा सावन की घटा छाई, हम तुम सनम सातों जन्म मिलते रहे हो जैसे। हाय हाय मलमल का कुर्ता, मलमल के कुर्ते पे शीश लाल लाल। असल में तारीफ का सारा क्रेडिट इस प्रोग्राम को, इस प्रोग्राम के बनाने वालों को, इस प्रोग्राम के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और जितने भी पूरे यूनिट के लोग इन्वॉल्व हैं, असल में क्रेडिट उनको जाता है जिन्होंने एक अंताक्षरी जैसी मामूली सी घर की चीज को इतने बड़े पैमाने के ऊपर बना दिया। तो क्रेडिट थैंक यू वेरी मच। अब हम आपको इन्वेस्को के बारे में भी थोड़ी जानकारी देना चाहते हैं। इन्वेस्को अमेरिका की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है और इस पर इससे पहले भी कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। वर्ष 2004 में इसी कंपनी पर अमेरिका में 450 मिलियन यूएस डॉलर्स यानी लगभग 3,500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा था। तब इस कंपनी पर यह आरोप था कि इसने म्यूचुअल फंड्स में ट्रेडिंग के लिए गलत तरीके अपनाए, जिससे छोटे निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। इस कंपनी ने तब भी यह नहीं सोचा कि उसकी इन गड़बड़ियों से कई छोटे निवेशक बर्बाद हो जाएंगे और आज भी यह कंपनी जील में इस तरह की गड़बड़ी करके यही काम कर रही है, जिससे छोटे निवेशक जो हैं उन्हें बहुत नुकसान होगा। इसी तरह वर्ष 2014 में भी इस कंपनी पर ब्रिटेन में 1,86,00,000 पाउंड यानी भारतीय रुपयों में 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा था। तब इस कंपनी पर आरोप था कि इसने एक स्कीम को लेकर अपने निवेशकों को गुमराह किया। उन्हें यह बताया कि इस स्कीम में निवेश करने पर बहुत कम रिस्क होगा, जबकि ये बात बाद में गलत साबित हुई और इसके लिए भी इस विदेशी कंपनी को बाद में दोषी माना गया। आज का ये जो डीएनए शो है बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल अलग है और मुझे यकीन है हमें तो ये जीवन भर याद रहेगा आज का शो, और आपको भी जीवन भर आज का ये शो याद रहेगा, क्योंकि आज आपने जी टीवी के संस्थापक सुभाष चंद्रा से इतनी लंबी बात की। आज आपको ये समझ में आया होगा, आप आज उन्हें
ठीक से जान पाए होंगे और आज आपको यह पता लगा होगा कि जो भारत का सबसे बड़ा ब्रांड है मीडिया का, जो सबसे बड़ी भारतीय कंपनी है जो आज भी विदेशी आक्रमण से बची हुई है, कैसे उस पर अब खतरा मंडरा रहा है। जब हमने आज इस कार्यक्रम की रचना जब हम कर रहे थे और जब हमने आज सुभाष चंद्रा जी से ये रिक्वेस्ट की कि आज आप आइए डीएनए में, यहाँ स्टूडियो में आइए और आज हम पूरे दुनिया के सामने आपसे बात करना चाहते हैं और अब आपको खुलकर सामने आना चाहिए, आपको खुलकर बोलना चाहिए। इससे पहले वो खुलकर सामने नहीं आ रहे थे, बात नहीं करना चाहते थे और चुपचाप इस लड़ाई को लड़ना चाहते थे। लेकिन उसके बाद सबने उन्हें यही समझाया कि ये लड़ाई अकेले लड़ने की नहीं है, इस लड़ाई में हमें अपने दर्शकों को अपने साथ लेना पड़ेगा। ये लड़ाई एक टीम की तरह लड़ी जाएगी। ये युद्ध ऐसा है जिसमें हमें एक बहुत बड़ी सेना की आवश्यकता होगी और वो सेना आप हैं। और इसीलिए आज आपके सामने स्टूडियो में डॉक्टर सुभाष चंद्रा आए, उन्होंने आपसे खुलकर बात की और हमने आज जो हैशटैग आज आपके लिए बनाया था, बहुत सोचा कि क्या हैशटैग होना चाहिए, क्या एक थीम होना चाहिए जिसे लेकर हम आपके पास आ सकें। तो बहुत सोच विचार करने के बाद सबने ये आइडिया दिया कि ये देश का जी, ये सबसे सही रहेगा, क्योंकि ये जो जी है, जी टीवी है, ये असल में किसी का नहीं, इसका मालिक कोई नहीं है। इसका मालिक है भारत के लोग, इसके मालिक वो लोग हैं जो इसे देखते देखते बड़े हुए हैं। और इस चैनल ने आपको ना जाने 30 साल तक इतना मनोरंजन दिया है, आपको बड़े बड़े कलाकार दिए हैं। आपने इस क्लिप में भी देखा होगा कितने बड़े बड़े कलाकार जी टीवी के इस मंच से आप तक निकल कर आए हैं, उन्होंने आपका मनोरंजन किया है। और इस समय हैशटैग देश का जी नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है और लोग, हमने तो आपसे ये भी कहा था कि आप सवाल भी पूछ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं सवाल किसी ने नहीं पूछा, कोई सवाल नहीं पूछना चाहता। ज्यादातर जो लोग, मेरे पास इस समय मेरा फोन है और मैं अगर आपको पढ़कर बताऊं, ज्यादातर लोग सिर्फ एक बात कह रहे हैं, सुभाष चंद्रा जी आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। और फिर कहते हैं हिंदुस्तान में देशभक्ति की अलग जगाने वाला चैनल है जी, इसे बचाना ही होगा। फिर एक दर्शक हमें कह रहे हैं जी हिंदुस्तान का था और हिंदुस्तान का ही हमेशा रहेगा। और जी टीवी पर गर्व है, हर देशभक्त को इस चैनल पर गर्व है। वी सपोर्ट जी न्यूज, वी सपोर्ट जी नेटवर्क। जी टीवी एक राष्ट्रवादी चैनल ही नहीं, देश की प्रगति के इतिहास में एक प्रशंसनीय, प्रेरणादायक और महत्वपूर्ण योगदान ये देता रहा है। और मैं देख रहा हूं लगातार, अगर मैं सारे संदेश आपको सुनाने लगूं तो शायद पूरी रात निकल जाएगी। हजारों लाखों की संख्या में लोग ये हमें लिख रहे हैं। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, जब हमने ये हैशटैग दिया था, हमें भी यकीन नहीं था, हम नहीं जानते थे कि आप सब लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, आप क्या कहने वाले हैं, आप इसे कोई और एक और चैनल समझकर आगे बढ़ जाएंगे, या आज भी आपको जी टीवी के साथ आपको दिल से एक लगाव है। और आज ये बहुत भावुक होने का क्षण है, आपके लिए भी, हमारे लिए भी। और आपने देखा कि सुभाष जी भी बहुत भावुक हो गए थे, क्योंकि 1992 से जिस व्यक्ति ने, जिस भारतीय ने इस सफर की शुरुआत की थी, देश को पहला सैटेलाइट चैनल दिया, उसके सफर के बारे में आप अंदाजा लगाइए कि 1992 से किन किन पड़ावों से होते हुए आज वो 71 वर्ष की उम्र में यहां तक पहुंचे हैं और अब एक और युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। ट्विटर पर लोग हमें क्या लिख रहे हैं, ये कि ये विदेशी कंपनियों की साजिश है, ये लिख रहे हैं। भारतीय कंटेंट का पश्चिमीकरण करना चाहती हैं ये कंपनियां, ये विदेशी जब कंपनियां आएंगी तो जी टीवी का जो छवि है आपके सामने, जो एक स्वरूप है जी टीवी का, क्या ये स्वरूप रहेगा? हमें ऐसा लगता है कि इसके बाद नहीं रहेगा, ये भी दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की तरह बन जाएगा। और ये सिर्फ शेयर छीनने का नहीं, बल्कि संस्कार छीनने की एक कोशिश है। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि इस पूरे विवाद के पीछे क्या चीन जैसे देशों की साजिश तो नहीं है? क्या चीन जैसे देश जो हैं अब ये तो नहीं चाहते कि बैकग्राउंड, वो पीछे के रास्ते से एंट्री ले लें? इन्वेस्को अमेरिका की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है, जिसके बारे में अभी हम आपको बता रहे थे। और इस कंपनी पर इससे पहले भी कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। वर्ष 2004 में इस कंपनी पर अमेरिका में $450 मिलियन यानी लगभग 3,500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा था। तब इस कंपनी पर यह आरोप था कि इसने म्यूचुअल फंड्स में ट्रेडिंग के लिए गलत तरीके अपनाए, जिससे छोटे निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। और आज भी अगर आप देखें
तो इन्वेस्को आज भी जो कर रहा है जी टीवी के साथ, क्योंकि उसके पास अपना कोई प्लान नहीं है, वो उस जो बोर्ड में जिन लोगों को लाना चाहता है उन्हें चैनल चलाने का कोई अनुभव नहीं है, उनके पास कोई लीडरशिप नहीं है। और इससे सबसे जो बड़ा नुकसान होगा वो छोटे निवेशकों का होगा जिनका पैसा जी टीवी में लगा हुआ है। और आपने ये भी देखा कि अगर जी टीवी का विलय सोनी के साथ होता है तो ये सबसे बड़ी कंपनी एक बन जाएगी, सबसे बड़ी कंटेंट कंपनी बन जाएगी। और इससे सबसे ज्यादा जो फायदा होने वाला है वो छोटे निवेशकों का होने वाला है, क्योंकि शेयर बाजार में शेयर का जो दाम है वो तुरंत ऊपर जाएगा। इन्वेस्को कंपनी ने तब भी यह नहीं सोचा कि उसकी इन गड़बड़ियों से कई छोटे निवेशक बर्बाद हो जाएंगे, और आज भी नहीं सोच रहा। इसी तरह वर्ष 2014 में भी इस कंपनी पर ब्रिटेन में 1,86,00,000 पाउंड यानी भारतीय रुपयों में 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा था। और तब इस कंपनी पर आरोप था कि इसने एक खास स्कीम को लेकर अपने निवेशकों को गुमराह किया और उन्हें यह बताया कि इस स्कीम में निवेश करने पर बहुत कम रिस्क होगा, जबकि बाद में यह बात बिल्कुल गलत साबित हुई और इसके लिए इस विदेशी कंपनी को दोषी माना गया। इसलिए आप सबको आज हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और हमारा जो विश्वास था आपके और हमारे इस रिश्ते में, हमारा जो विश्वास था कि आप हमारे साथ एक बार फिर आकर खड़े हो जाएंगे, हमारा ये विश्वास था कि जो रिश्ता है ये अटूट है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। और ये रिश्ता टीआरपी का नहीं है, ये रिश्ता एक परिवार की तरह है। 30 साल से ये जी टीवी आपके परिवार का एक सदस्य रहा है। इस टीवी चैनल ने भारत में परिवारों को एक साथ मिलकर टीवी देखना सिखाया, एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिस्कशन करना सिखाया, बातचीत करना सिखाया और भारत के जो संस्कार हैं उन्हें आगे बढ़ाया। आज जी टीवी पूरी दुनिया में भारत का एक ब्रांड एम्बेसडर है। भारत का जो कंटेंट है, भारत की जो कहानियां हैं, भारत के जो संस्कार हैं, उन्हें जी टीवी अलग अलग भाषाओं में दुनिया के 190 देशों में पहुंचाता है। और अगर इसका स्वरूप बना रहेगा, ये न सिर्फ भारत के लोगों के हित में है बल्कि भारत के भी हित में है। और हमें पूरा यकीन है कि ये लड़ाई जी टीवी का मैनेजमेंट, जी टीवी का बोर्ड जरूर जीतेगा और पूरा देश आज जी टीवी के साथ खड़ा है। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके इस प्रेम के लिए, आपके समर्थन के लिए, आपके इस प्यार के लिए। अब एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशासन में 20 साल पूरे होने पर हमारी स्पेशल सीरीज का दूसरा एपिसोड दिखाएंगे। और इसमें आज हम आपको यह बताएंगे कि कैसे स्वच्छ भारत अभियान ने साफ सफाई के प्रति भारतीयों की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया और यह आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव लेकर आया है। भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। नया जी न्यूज ऐप अब बेहतर फीचर्स के साथ हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ देश की अन्य भाषाओं में भी भारत और दुनिया की तमाम खबरों का अनूठा कलेक्शन। अपनी पसंद के मुताबिक सेट करें होम स्क्रीन पर अपने फेवरेट सेक्शन। साथ ही हमारे एडिटर्स द्वारा चुनी हुई दिन की बड़ी और खास खबरें। देखें जी न्यूज लाइव कभी भी कहीं भी। मनोरंजन और सूचना से भरपूर वीडियोस। मोदी मीडिया को
सुधीर चौधरी। मैं फिर एक बार जी न्यूज कि अगर आप लोग बिला वजह के अगर ट्रायल करेंगे, याद रखो तुम्हारे नुमाइंदों को माइक लेकर फिरना मुश्किल हो जाएगा। और तुम सबको जी टीवी वालों, इंशाल्लाह तुम्हें पता चलेगा पाकिस्तान के फौजी जवान किस तरह इंतकाम लेते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स क्या होती है, इंशाल्लाह हम तुम्हें पढ़ाएंगे। एक जहां आप रहते हो, जहां प्रोग्राम करते हो, अल्हम्दुलिल्लाह आपके हर सफों में हम बैठे हुए हैं। अभी तो सिर्फ केरला में आप पे हुए हैं ना, फिर अभी तो दिल्ली में भी होगा, बंबई में भी होगा, अभी तो पंजाब में भी आपके खिलाफ FIR होगा भाई। ठोकांगे ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ DNA। कल यानी 7 अक्टूबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रशासन में 20 वर्ष पूरे हो जाएंगे। अपने प्रशासन की अलग शैली की वजह से उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के तौर पर बहुत सारे बदलाव किए हैं। उनकी योजनाओं में नई सोच थी और ये सोच इन नए बदलावों की नींव बनी है। प्रधानमंत्री मोदी का स्वच्छ भारत मिशन भी एक ऐसा ही बहुत बड़ा बदलाव है। स्वच्छ भारत महात्मा गांधी का विजन था, उनका सपना था और इसे प्रधानमंत्री मोदी ने अपना मिशन बना लिया। इसका उद्देश्य है भारत के लोगों में साफ सफाई के प्रति जागरूकता पैदा करना और साफ सफाई के मामले में भारत के गांव और शहरों को विश्व स्तरीय बनाना। इस मिशन के तहत पिछले 6 वर्षों के दौरान भारत में 10 करोड़ नए शौचालय बनाए गए, जिनसे 60 करोड़ लोगों को फायदा हुआ। वर्ष 2014 से 2019 के बीच हर मिनट 38 शौचालयों का निर्माण किया गया। 2014 से पहले भारत के गांवों में सिर्फ 38% लोगों के पास शौचालय था, लेकिन 2019 तक ये संख्या बढ़कर 93% हो गई है। इन शौचालयों का निर्माण 2 लाख करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। अब भारत में हर साल सबसे स्वच्छ शहरों की एक सूची जारी की जाती है, जिससे लोगों को यह पता चलता है कि उनका शहर पहले के मुकाबले कितना साफ सुथरा हुआ है। इसी महीने स्वच्छ भारत 2.0 मिशन की शुरुआत हुई, जिसके तहत बनाए गए शौचालयों का रखरखाव किया जाएगा और भारत के लगभग हर शहर और हर गांव में ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाएंगे। इसके अलावा सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक नया सिस्टम बनाया जाएगा, जिसमें देश के हर घर से कूड़ा इकट्ठा किया जाएगा और उन्हें सीधे डंपिंग ग्राउंड्स और ट्रीटमेंट प्लांट्स तक पहुंचाया जाएगा। हमारे देश के लोगों ने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे देश में वेस्ट मैनेजमेंट इस स्तर तक होगा। प्रधानमंत्री मोदी जमीन से जुड़े और जमीन से ही उठे हुए नेता हैं, इसलिए वो देश के आम लोगों की हर छोटी बड़ी समस्या को अच्छी तरह समझते हैं और उन्हें पता है कि इन समस्याओं के सरल समाधान क्या हैं। भारत ने पिछले 6 वर्षों में गंदगी की समस्या का समाधान कैसे किया, इसे लेकर पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है और भारत ने जो कुछ किया उस पर पूरी दुनिया की नजर थी और पूरी दुनिया इससे बहुत प्रभावित हुई कि भारत ने इतना बड़ा काम कैसे किया। आज इतने बड़े बदलाव पर, जिसके भागीदार आप भी हैं, हमने एक नई रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को देखकर आपको समझ में आएगा कि जब आप जमीन पर जाते हैं और आपको पता होता है कि हमारे आम लोगों की असली समस्याएं क्या हैं, जिन पर दशकों तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, और जब कोई खास स्कीम, कोई खास योजना उसको बदलने के लिए लाई जाती है, तो उसका लोगों के जीवन पर कितना बड़ा असर पड़ता है और कितना बदलाव आता है। उत्तर प्रदेश के मुरादनगर की अंजिता को अब उजाले से डर नहीं लगता। पहले ये थी कि महिलाओं को सुबह जल्दी उठ के जाना होता था, क्योंकि उजाले में तो जा नहीं सकते थे, सब खेतों वगैरह में काम करने लग जाते हैं, तो इसलिए उनको अंधेरे में जाना होता था, जल्दी उठना पड़ता था और उसके बाद पता नहीं प्रॉब्लम्स होती थी, काफ़ी सारी होती थी। बिहार में पटना के पास दलित बस्ती में रहने वाली मुस्कान को अब जंगलों में नहीं जाना पड़ता। बहुत परेशानी होती थी, रोड पे जाना पड़ता था, जंगल में जाना पड़ता था। यहाँ पे बना है तो बहुत लोग को आराम, मतलब सुविधा मिला है।
कानपुर की प्रिंसी को अब मेहमानों के आने पर शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती। जब हमारे परिवार में शौचालय नहीं था उससे पहले हमें बहुत ही शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी और हमें जब शौच जाना होता था तो हम 4 लोगों का इंतजार करते थे कि कोई आए जिसके साथ हम जा सके। और दिल्ली के किशनपाल को सफाई कर्मी होने पर ग्लानि नहीं होती, गर्व होता है। इतना सम्मान है कि जैसे कि मानो जैसे किसी को एक सिपाही को जो है 2 स्टार लगा देना। इन सब की जिंदगी को आसान बनाने का सबसे बड़ा जरिया बना है स्वच्छ भारत अभियान, जिसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से किया था। महात्मा गांधी को सबसे प्रिय था सफाई, स्वच्छता। क्या हम तय करें कि 2019 जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनाएंगे, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारी स्कूल, हमारे मंदिर, हमारी अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर की गई थी। उस दिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ में झाड़ू लेकर दिल्ली की सड़कों पर उतरे। संदेश साफ था, अगर देश का प्रधानमंत्री सड़कों की सफाई कर सकता है तो आप क्यों नहीं। मैं देख रहा हूं इन चश्मों से महात्मा गांधी देख रहे हैं कि बेटे भारत को स्वच्छ किया कि नहीं किया। स्वच्छ भारत अभियान के आरंभ से पहले भारत में स्वच्छता को लेकर न कभी सरकार की सक्रियता देखी गई और न ही जनता में ऐसी जागरूकता। सरकार के खिलाफ जन आंदोलन देश ने कई बार देखा था, लेकिन सरकार के साथ ऐसा जन आंदोलन देश शायद पहली बार देख रहा था। ये किशनपाल हैं, पूर्वी दिल्ली नगर निगम में सफाई कर्मी हैं, लेकिन आज जिस आत्मविश्वास के साथ ये बात कर रहे हैं, इनके मुताबिक इसमें नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने न सिर्फ सफाई कर्मियों को स्वच्छता सैनिक का नाम दिया, बल्कि 2019 में कुंभ के समय प्रयागराज जाकर आलोचना की परवाह किए बिना खुद सफाई कर्मियों के पैर धोए और उन्हें समाज में उचित सम्मान दिलाया। ये तस्वीर भले ही कुछ लोगों के लिए राजनीतिक प्रयोग लगी हो, लेकिन किशनपाल के लिए ये तस्वीर यादगार और असरदार बन गई। जो ये बात जो निखर के आई है और भी सामने कि मोदी जी का जो सबका साथ सबका विकास और स्वच्छता के प्रति जो ये निकल के बात सामने पिछले 2 साल में वो सबसे ज़्यादा निखर के आई है। वो किस लिए कि जिस तरीके से जो है अब से करीब 2 वर्ष पहले 2-2.5 साल पहले जो है इलाहाबाद में कुंभ के मेले में जो सफाई कर्मचारी हैं उनका मोदी जी ने उनके जो है चरण धोकर जो स्वच्छता कर्मचारी हैं उनके पैर धोए, उनको सम्मानित किया, उसको जो है इस स्तर को जो है कहां से कहां पे उठा के ले गए। ये उत्तर प्रदेश के मुरादनगर का बसंतपुर सैंतली गांव है। स्कूल और घरों की दीवारों पर स्वच्छता के प्रति जागरूक करने वाले स्लोगन भी हैं और खूबसूरत चित्र भी। ये गांव 2018 में ही खुले शौच से मुक्त हो चुका है। इस गांव में घर घर में शौचालय है। इसके अलावा सार्वजनिक शौचालय भी हैं, जिसकी देखरेख के लिए एक स्वयं सहायिका भी तैनात रहती हैं। इनका नाम है फरजाना। अंधेरे में भी सांप का, कीड़े का डर होता था और महिला खासतौर पर असुरक्षित महसूस करती थी। बिल्कुल करती थी, मैं भी करती थी। हाँ। बाहर जाने में कि सोचती थी काश घर में इतनी बचत बन जाए कैसे भी। तो जैसे मोदी जी का जो ये स्वच्छ अभियान चला, इसमें मैं भी भागीदार बनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। बिहार के फुलवारी शरीफ से लेकर उत्तर प्रदेश के मथुरा और कानपुर तक हालात बदले हुए दिखते हैं। हर बस्ती में शौचालय है। अब लोग खुले में शौच की आदत से आजाद हो रहे हैं और खुली सोच के साथ हो रहे बदलाव को स्वीकार भी कर रहे हैं और उस बदलाव में भागीदार भी बन रहे हैं। दिल्ली से दीक्षा पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीस वर्ष उत्कर्ष,
आपको अपनी सीरीज के बारे में हम बता देते हैं कि हमने क्यों शुरू की है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रशासन में अब 20 वर्ष हो चुके हैं और पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनका टोटल मिलाकर जो कार्यकाल रहा है वो अब 20 साल का हो चुका है, एक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर। और इस दौरान उन्होंने जो बड़े बड़े बदलाव किए हैं आपके जीवन में, देश में, जमीन पर, हम उन बदलावों की लगातार बात कर रहे हैं। एक खास सीरीज हमने शुरू की है जिसमें हम आपको 20 साल के 20 बड़े बदलावों के बारे में बताएंगे। वो 20 बदलाव जो आपके जीवन में और इस देश में आए हैं, उनकी अलग नीतियों की वजह से और उनकी अलग सोच की वजह से। कई बार जब बदलाव आते हैं और ख़ास तौर पर वो आम लोगों के जीवन में आते हैं, ज़मीन पर आते हैं, तो लोगों को कई बार उसके बारे में पता नहीं चलता। खास तौर पर मीडिया को भी कभी पता नहीं चलता, क्योंकि बदलाव धीरे धीरे आ रहे होते हैं और क्योंकि ये आम लोगों के जीवन में आते हैं, गरीब लोगों के जीवन में आते हैं। और वो गरीब लोग जो हैं वो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स नहीं होते, उनके पास सोशल मीडिया के ब्लू टिक्स नहीं होते, उन तक मीडिया भी पहुंचता नहीं, इसलिए ये सारी बातें छुप जाती हैं, आप तक कभी पहुंचती नहीं। और हमारी इस सीरीज का मकसद यही है कि जो धीरे धीरे चुपचाप जो बदलाव आ रहे हैं, जिनके बारे में शायद कोई बात नहीं करता, उन बदलावों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम आपको भारत की राजनीति के लखीमपुर खीरी अभियान के बारे में बताते हैं। लखीमपुर पहुंचने की रेस राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने आखिरकार जीत ली है। वो लखीमपुर खीरी पहुंच गए हैं और किसी भी पल हिंसा में मारे गए किसानों के घर भी वो पहुंच ही जाएंगे। उनके साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस के महासचिव के वेणुगोपाल भी मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5-5 लोगों के गुट में नेताओं को लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत अब दे दी है। और राहुल गांधी लखीमपुर खीरी तो गए हैं, लेकिन वो वहां सिर्फ हिंसा में मारे गए किसानों और पत्रकार रमन कश्यप के परिवार से ही मिलेंगे। यानी इस हिंसा में जिन लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई, वो उनसे, उनके परिवारों से मिलने नहीं जाएंगे। ऐसे लोगों से उन्हें कोई संवेदना नहीं है। इसलिए हमारा सवाल आज ये है कि क्या इस मामले में इंसाफ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो किसान थे? क्या उन लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा जिनकी इन किसानों ने बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी? इस पूरे मामले में 8 लोग मारे गए हैं। 8 लोग मारे जाने का मतलब है 8 परिवार बर्बाद हो गए हैं। लेकिन राहुल गांधी उन 8 में से सिर्फ 4 परिवारों से मिलेंगे, बाकी के 4 परिवारों से नहीं। ये इत्तेफाक ही है कि आज से ठीक 1 साल पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा इसी तरह उत्तर प्रदेश में ही हाथरस कांड के पीड़ित परिवार के साथ फोटो खिंचवाने के लिए गए थे। बस अंतर इतना है कि तब तारीख 3 अक्टूबर थी और आज 6 अक्टूबर है, लेकिन तस्वीरें, सेल्फी और वीडियोस लगभग वैसे ही होंगे। हालांकि अगर आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये नेता लखीमपुर खीरी क्यों जाना चाहते थे। दरअसल राहुल गांधी के दिल्ली से निकलने से लेकर फ्लाइट में बैठने तक और विमान से उतरकर बस में सफर करने तक की उनकी सारी तस्वीरें और उनके सारे वीडियोस सोशल मीडिया पर लाइव होते रहे। यानी कोई व्यक्ति ऐसा था जो कैमरा लेकर लगातार उनके साथ चल रहा था और ये सब कुछ शूट हो रहा था। लखनऊ एयरपोर्ट पर तो उन्होंने धरना देने की भी कोशिश की और आरोप लगाया कि उन्हें लखीमपुर खीरी जाने से रोका जा रहा है। तो ये सोशल मीडिया वाली राजनीति है, ये स्मार्टफोन वाली राजनीति है और ये कैमरे वाली राजनीति है। I want to inconvenience you. I want to take the route I want to take, not the route you want. So let us go now and don't waste our time. Otherwise I'll sit here. I won't move from here. मैं बैठ जाता हूँ। मेरा क्या जा रहा है? सर इनसे बातचीत, हम अपनी गाड़ी में जा रहे हैं। सिक्योरिटी वाले से बातचीत हुई सर। कानून के बेसिस सर वीआईपी हैंगर से सारी गाड़ियां लगाई गई हैं। मुझे नॉर्मल में जाना है, मुझे वीआईपी में जाना ही नहीं है। अरे आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? गाड़ी यहाँ है, हमारी अपनी गाड़ी में जाने दो ना हमें। सर हम लोग सुबह से एक्सरसाइज करके सर आपने पूरा प्लान किया। विच रूल आर यू डिसाइडिंग हाउ आई विल डू? जस्ट गिव मी रूल, बता दो मुझे कौन सा रूल है ये। हिंदुस्तान में कौन सा रूल है जो आप एक नागरिक को कहोगे कि इस रास्ते से आप जाओगे उत्तर प्रदेश में? बताओ मुझे कौन सा रूल है। वैसे तो प्रियंका गांधी वाड्रा 4 अक्टूबर को ही लखीमपुर खीरी पहुंच जाती, लेकिन उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, जिसके बाद 2.5 दिन तक वो सीतापुर के गेस्ट हाउस में रहीं। और आपको याद होगा ये वही गेस्ट हाउस है जहां से उन्होंने भी अपने भाई की तरह, जैसे राहुल गांधी ने आज बहुत सारे वीडियोस पोस्ट किए हैं,
प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी उस गेस्ट हाउस से एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें वो झाड़ू लगा रही थी। पुलिस ने उन्हें रिहा करते हुए लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत अब दे दी और अब उनके बाद कल अखिलेश यादव, बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र और कांग्रेस के कुछ और नेता भी लखीमपुर खीरी जा सकते हैं। यानी राजनीतिक पर्यटन के लिए अब लखीमपुर खीरी खुल गया है और ये राजनीतिक पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र आजकल बना हुआ है। अब तमाम नेता इस पर्यटक स्थल पर जाना चाहते हैं, वहां पर सेल्फी खिंचवाना चाहते हैं, वीडियो बनाना चाहते हैं, वहां से संदेश देना चाहते हैं और इस समय नेताओं के बीच में एक प्रतियोगिता चल रही है कि लखीमपुर खीरी कौन पहुंचेगा, क्योंकि लखीमपुर खीरी में इस समय राजनीति की एक खीर पक रही है जो बहुत मीठी है, जो बहुत स्वादिष्ट है और हर पार्टी उस खीर में अपना एक शेयर चाहती है। हर नेता उस खीर को चखना चाहता है, उसका स्वाद, उसका आनंद लेना चाहता है, क्योंकि वो खीर खाने के बाद ही सत्ता प्राप्त करने का आशीर्वाद भी मिलेगा। और अब आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि चंडीगढ़ शहर का मास्टर प्लान किसने तैयार किया था। आप रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तह। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। नया जी न्यूज ऐप अब बेहतर फीचर्स के साथ हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ देश की अन्य भाषाओं में भी भारत और दुनिया की तमाम खबरों का अनूठा कलेक्शन। अपनी पसंद के मुताबिक सेट करें होम स्क्रीन पर अपने फेवरेट सेक्शन। साथ ही हमारे एडिटर्स द्वारा चुनी हुई दिन की बड़ी और खास खबरें। देखें जी न्यूज लाइव कभी भी कहीं भी, मनोरंजन और सूचना से भरपूर वीडियोस। ये मीडिया के सुधीर चौधरी है। मैं फिर एक बार जी न्यूज कि अगर आप लोग बिला वजह के अगर ट्रायल करेंगे, याद रखो तुम्हारे नुमाइंदों को माइक लेकर फिरना मुश्किल हो जाएगा। और तुम सबको जी टीवी वालों, इंशाल्लाह तुम्हें पता चलेगा पाकिस्तान के फौजी जवान किस तरह इंतकाम लेते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स क्या होती है। इंशाल्लाह हम तुम्हें पढ़ाएंगे। एक एक
जहां आप रहते हो, जहां प्रोग्राम करते हो, अल्हम्दुलिल्लाह आपके हर सफों में हम बैठे हुए हैं। अभी तो सिर्फ केरला में आप पे हुए हैं ना, फिर अभी तो दिल्ली में भी होगा, बम्बई में भी होगा, अभी तो पंजाब में भी आपके खिलाफ FIR होगा भाई। ठोकांगे ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ DNA। पाकिस्तान की धमकियों से डरने की कोई सुधीर चौधरी जी को जरूरत नहीं है, हम सब साथ में हैं इनके। सुधीर चौधरी जी ने बहुत बेहतरीन कार्य किया, इनको पीछे नहीं हटना चाहिए, हम लोग सब इनके साथ हैं। इतिहास वही लोग रचते हैं जो किसी चीज की परवाह नहीं करते और निडर होकर फैसले लेते हैं। Good evening and welcome to Z News Bulletin. ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं, जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और DNA में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तहें। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की।
नया जी न्यूज ऐप अब बेहतर फीचर्स के साथ हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ देश की अन्य भाषाओं में भी भारत और दुनिया की तमाम खबरों का अनूठा कलेक्शन। अपनी पसंद के मुताबिक सेट करें होम स्क्रीन पर अपने फेवरेट सेक्शन। साथ ही हमारे एडिटर्स द्वारा चुनी हुई दिन की बड़ी और खास खबरें। देखें जी न्यूज लाइव कभी भी कहीं भी, मनोरंजन और सूचना से भरपूर वीडियोस। ये मीडिया के सुधीर चौधरी है। मैं फिर एक बार जी न्यूज कि अगर आप लोग बिला वजह के अगर ट्रायल करेंगे, याद रखो तुम्हारे नुमाइंदों को माइक लेकर फिरना मुश्किल हो जाएगा। और तुम सबको जी टीवी वालों, इंशाल्लाह तुम्हें पता चलेगा पाकिस्तान के फौजी जवान किस तरह इंतकाम लेते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स क्या होती है। इंशाल्लाह हम तुम्हें पढ़ाएंगे। एक जहां आप रहते हो, जहां प्रोग्राम करते हो, अल्हम्दुलिल्लाह आपके हर सफों में हम बैठे हुए हैं। अभी तो सिर्फ केरला में आप पे हुए हैं ना, खैर अभी तो दिल्ली में भी होगा, बंबई में भी होगा, अभी तो पंजाब में भी आपके खिलाफ FIR होगा भाई। ठोकांगे ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ DNA। पाकिस्तान की धमकियों से डरने की कोई सुधीर चौधरी जी को जरूरत नहीं है। हम सब साथ में इनके। सुधीर चौधरी जी ने बहुत बेहतरीन कार्य किया। इनको पीछे नहीं हटना चाहिए, हम लोग सब इनके साथ। इतिहास वही लोग रचते हैं जो किसी चीज की परवाह नहीं करते और निडर होकर फैसले लेते हैं। Good evening and welcome to Z News Bulletin. ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और DNA में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तहें। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा।
जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है, और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। नया जी न्यूज ऐप अब बेहतर फीचर्स के साथ हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ देश की अन्य भाषाओं में भी भारत और दुनिया की तमाम खबरों का अनूठा कलेक्शन। अपनी पसंद के मुताबिक सेट करें होम स्क्रीन पर अपने फेवरेट सेक्शन। साथ ही हमारे इसके जरिए तारों की भौतिक और रासायनिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। ये इक्वेशन उन मूलभूत सिद्धांतों में से एक है जिनकी मदद से तारों के प्रकाश, तापमान के बारे में भी जानकारी मिलती है। मेघनाथ साहा ने सौर किरणों के दबाव का अनुमान लगाने के लिए एक खास इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार किया था और उन्होंने कलकत्ता में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स और इंडियन फिजिकल सोसाइटी जैसी कई महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना की। उन्हें भारत में रिवर प्लानिंग के चीफ आर्किटेक्ट के तौर पर भी जाना जाता है। वर्ष 1887 में आज ही के दिन फ्रेंच और स्विस मूल के मशहूर आर्किटेक्ट ला कबोजिए का जन्म हुआ था। चंडीगढ़ को भारत का पहला प्लान्ड शहर कहा जाता है और चंडीगढ़ का मास्टर प्लान उन्होंने ही तैयार किया था। उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जैसी कई महत्वपूर्ण इमारतों को भी डिजाइन किया। चंडीगढ़ शहर में बने ओपन हैंड मॉन्यूमेंट की रचना भी उन्होंने ही की थी और इसे शांति का प्रतीक माना जाता है। वर्ष 1977 में आज ही के दिन मिग 29 फाइटर जेट के प्रोटोटाइप ने पहली बार उड़ान भरी थी। ट्विन इंजन वाले इस फाइटर जेट को सोवियत संघ ने डिजाइन किया था और अब इस फाइटर जेट का निर्माण रशिया में होता है। भारत मिग 29 को खरीदने वाला पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक था और भारतीय वायुसेना आज भी इन विमानों का इस्तेमाल करती है। वर्ष 1949 में आज ही के दिन पुणे के खड़कवासला में नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए की आधारशिला रखी गई थी। हालांकि आधिकारिक तौर पर 7 दिसंबर 1954 को इसे पहली बार कमीशन किया गया था। यह दुनिया की पहली ट्राई सर्विस एकेडमी है जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के कैडेट्स एक साथ प्रशिक्षण लेते हैं। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और कई बार दिल की भावनाएं बाजार से भी बड़ी हो जाती हैं और संस्कार शेयर मार्केट से भी बड़े हो जाते हैं। इसलिए अगर निवेश ही करना है तो भावनाओं और संस्कारों में निवेश कीजिए। नमस्कार। Good evening and welcome to Z News Bulletin. ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं,
ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तह। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है, और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की।